नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स जो आज यानी कि 9 दिसंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को करवाने वाला हूं और यही सब क्वेश्चन आपका आज के टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका न्यू एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां हैं। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो देखिए आज हम किसी भी सामान को खरीदते हैं और तो बेचते हैं तो उसे किससे लेन देन करते हैं? मुद्रा के माध्यम से लेन देन करते हैं, यानी कि आपका पैसा के माध्यम से लेन देन करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, ये आपका मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय जो आपका लेन देन होता था वो कैसे होता था, तो ये आपका वस्तुओं के माध्यम से लेन देन होता था। यानी कि हम किसी व्यक्ति से मान के चलिए चावल लेते थे तो उसके चावल के बदले में हम पैसा नहीं देते थे, उसे क्या देते थे, आपका कोई भी वस्तु दे दिए, दाल दे दिए, सब्जी दे दिए, तो कोई अन्य वस्तु दे देते थे। मतलब कि वस्तुओं के माध्यम से आपका लेन देन होता था। तो ये वस्तुओं के माध्यम से जो आपका लेन देन होता था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, इससे क्या क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। तो देखिए इससे आपका आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव भी होता था। दोहरे संयोग का अभाव का मतलब क्या हुआ, यानी कि मान के चलिए हम इसको क्या दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी कि हमें जो चीज़ का जरूरत है वो इसके पास मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोहरे संयोग का अभाव होता था। साथ ही साथ आपका वस्तु की विभाज्यता की समस्या भी होती थी। मान के चलिए ऐसा कोई भी गोटी वस्तु है तो उसको किस प्रकार से बांटा जाए, ये भी समस्या होती थी। साथ ही साथ आपका मूल्य का मापन, यहाँ पे क्या होगा, मापन का आपका अभाव भी था, ठीक है। ये तीनों आपकी समस्या होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका 1935 में हुआ था। कब हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1935 में। याद रखिएगा कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो 1935 में हुआ था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। पहले ये बताइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये आपका आरबीआई है। और आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है केंद्रीय बैंक का सरकार का बैंक एजेंट सलाहकार, यानी कि क्या करता है, सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही सरकार का बैंक भी इसे कहा जाता है और ये आपका सरकार को सलाह देने का भी कार्य करता नहीं, ये आपका इस सरकार का क्या है, सलाह है। साथ ही साथ इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ये नोट भी जारी करता है। तो ये सभी आपका मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ये आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये में, इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मुद्रा के कार्य है, यानी कि जो आपका पैसा है, पैसा का क्या कार्य है, ठीक है। तो पहला पैसा का कार्य क्या हुआ, इससे हम लोग लेन देन करते हैं, यानी कि ये आपका क्या है, विनिमय का माध्यम है, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा है मूल्य मापक, इससे हम लोग मूल्य की मापन भी करते हैं। जैसे कि नहीं कहते 10 रुपये केजी आलू, तो रुपया में इसको मापें, 1 केजी बराबर 10, ठीक है। आपका इस प्रकार से मापते हैं, तो मूल्य का मापक भी करता है। साथ ही साथ इसका धन का संचय भी करते हैं, पैसा को इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, धन का संचय भी करते हैं, मुद्रा को इकट्ठा करके। तो ये सभी आपका कार्य क्या है, मुद्रा का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है। तो केंद्रीय बैंक का देखिए वही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको अलग मिलेगा, ठीक है। जो आप इससे पहले जो आपका केंद्रीय बैंक के कार्य मुख्य कार्य को पढ़े वहाँ पे ऑप्शन अलग था, यहाँ पे ऑप्शन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नोट का निर्गमन करना, हाँ जी ये नोट आपका जारी करता है, ठीक है। जो आपका पैसा है यही आरबीआई जारी करता है, केंद्रीय बैंक। सरकार का बैंक भी इसे कहते हैं। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, यानी कि जो हम लोग विदेशों से लेन देन होता है तो ये क्या है, उसका एक संरक्षक है कोषों का, ठीक है। यानी कि ये सभी क्या है, आपका केंद्रीय बैंक का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साख का नियंत्रण कौन करता है। तो देखिए साख, जो आपका साख का निर्माण किया जाता है वाणिज्य बैंकों के द्वारा, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो इसका नियंत्रण आपका केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है। तो ये जो आपका कथन है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, ये आपका जेबीसी का है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा जेबीसी।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि केंद्रीय बैंक द्वारा शाख निर्माण का विधि है। तो केंद्रीय बैंक हम लोग जानते हैं कि शाख निर्माण, ये शाख नियंत्रण कौन करता है, तो ये आपका शाख नियंत्रण आपका केंद्रीय बैंक करता है। लेकिन ये कौन कौन से विधि से माध्यम से करता है, तो ये आपका बैंक दर के माध्यम से भी करता है। ठीक है, बैंक दर किसे कहते हैं, तो देखिए हम लोग जो लोन लेते हैं, हम लोग कहाँ से लोन लेते हैं, आपका ये व्यापारिक बैंक से, जैसे आपका स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इससे हम लोग लोन लेते हैं। लेकिन आपका बैंकों को भी पैसा घटता होगा ना भाई, जैसे SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको पैसा घटता है तो ये किससे लोन लेता है, तो इसे ये आपका RBI से लोन लेता है। अब लोन लेगा तो कुछ तो शुद्ध यानी कि ब्याज तो जरूर लेगा, तो RBI जो जिस ब्याज पर बैंकों को लोन देता है उसी को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए नगद कोष अनुपात, इसके द्वारा भी नियंत्रण होता है, खुली बाजार क्रियाओं के द्वारा भी नियंत्रण होता है। यानी कि ये उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी के द्वारा आपका क्या होता है, केंद्रीय बैंक आपका शाखा नियंत्रण विधि है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि APC प्लस APS, APC का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब हुआ औसत उपभोग प्रवृत्ति। क्या इसका मतलब हुआ, औसत उपभोग प्रवृत्ति। और APS का मतलब हुआ औसत बचत प्रवृत्ति। क्या होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति प्लस औसत बचत प्रवृत्ति बराबर क्या होता है। तो अभी जब मैं 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको करवाया था, मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पे बताया था APS प्लस APS, APC प्लस APS बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हुआ। इसी की जगह ये की जगह सिर्फ M कर दे, MPC प्लस MPS, तो याद रखिएगा इसका बराबर भी क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा सर्दी धर लिया है अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि MPC प्लस MPS, वही क्वेश्चन है, क्या होता है MPC प्लस MPS, 1 होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ट्रेंड इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह आपका जेविसे है। जेविसे ने इस पुस्तक को लिखा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा सही है, यानी कि यहाँ पे कौन सा आपका के का मतलब क्या होता है, गुणक होता है भाई। तो गुणक बराबर फार्मूला क्या होता है, सो आपसे पूछ रहा है। तो गुणक बराबर आपका फार्मूला होता है, के बराबर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए के बराबर फार्मूला होता है आपका 1/MPS। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में 1/MPS। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उपभोग निर्भर करता है, यानी कि जो हम लोग किसी भी सामान का यूज़ करते हैं तो कैसे, ये किस पर निर्भर करता है भाई, तो ये आपका उपभोग का मतलब क्या होता है, किसी भी सामान का यूज़ करना, किसी भी सामान का कंज्यूम करना। ठीक है, तो हम लोग किसी भी सामान का यूज़ करते हैं, मान के चलिए मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो कितना दाम का मोबाइल ले रहे हैं, कोई 5,000 का लेता है, कोई 50,000 का लेता है, कोई 1 लाख का लेता है, कोई अरे आपका एप्पल का मोबाइल लेता है 1.5 लाख का, तो ये किस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका आय पर निर्भर करता है, उपभोग आपका आय पर निर्भर करता है, इसकी मात्रा भी और क्वालिटी भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, आय पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निवेश गुणक को सूचित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे के का 2 फार्मूला होता है, एक पहले के का फार्मूला बताएं गुणक का, और फिर से के का एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आय में जो परिवर्तन होता है उसको बचत से परिवर्तन से आपको भागा दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, आपका गुणक आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपका क्या है कि शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष, शाख मुद्रा का विस्तार कब होता है, तो जब नगद कोष अनुपात यानी कि CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जब घटता है तभी इसका विस्तार होता है, उल्टा है। ठीक है, मतलब ये विस्तार होगा, बढ़ेगा तब क्या होता है, आपका CRR घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए CRR का मतलब क्या होता है, कैश नगद कोष अनुपात का मतलब, तो देखिए कोई भी बैंक खोलता है ना भाई, तो बैंक खोलने के लिए क्या होगा, बैंक खोलने के लिए उसे RBI के पास कुछ मान के चलिए 100 करोड़ एक निश्चित अमाउंट, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ सब, देखिए सब बैंक रखता है किसके पास, RBI के पास। ठीक है, मान के चलिए आप बैंक खोलना चाहते हैं ना, तो आप क्या कीजिएगा, सबके पैसा जमा करवा लीजिएगा और भाग जाइएगा तब। लेकिन इस वजह से क्या करता है RBI नियम बनाया है कि आपको कुछ अनुपात में कुछ पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, 100 करोड़ 500 करोड़ RBI के पास आपको जमा रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद कोष अनुपात, नगद के रूप में आपको जमा रखना पड़ेगा। तो ये नगद कोष अनुपात कब घटता है, ठीक है, घटता है तब क्या होता है, आपका शाख मुद्रा का विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सारा समझा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध कैसा होता है, तो ये आपका सीधा संबंध होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा पूर्ति क्या है, तो देखिए किसी निश्चित समय बिंदु पर मुद्रा की समस्त मात्रा को क्या कहते हैं, मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। किसी समय विशेष में किसी देश में प्रसार उपलब्ध मुद्रा तथा जमा के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के योग को मुद्रा पूर्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, 2 नंबर में आएगा तो
ठीक है, यहाँ तक ही लिखना है। किसी निश्चित समय बिंदु पर मान के चलिए 10 बजे, निश्चित समय बिंदु का मतलब क्या हुआ, 10 हो गया, ठीक है, 10 बजे 11 बजे कोई भी निश्चित समय लेना है, उसमें जितने भी किसी देश में जो मुद्रा उपस्थित होता है उसी को क्या कहते हैं, मुद्रा पूर्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक लिखिए, तो यहाँ से यहाँ तक लिखिए, कुछ भी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निवेश गुणक क्या है। तो देखिए निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय, यहाँ पे आय नहीं आय होगा, ठीक है, आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, निवेश गुणांक कहते हैं। यानी कि के क्या होता है, सही पूछ रहा है। तो देखिए निवेश में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो किसी भी व्यक्ति के आय में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, निवेश गुणांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्रीय बैंकों के कार्यों को लिखे। केंद्रीय बैंक कौन है भाई, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या क्या कार्य करता है, नोट जारी करता है, सरकार का बैंकर है, ये सब कार्य करता है ना, तो इसके कार्य को लिखना है। तो देखिए वही लिखा है कि केंद्रीय बैंक के कार्य। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कार्य है। पहला, नोट निर्गमन का एकाधिकार, यानी कि ये नोट जारी करता है। दूसरा ये है कि आपका ये बैंकों का बैंक होता है, हम लोग आरबीआई से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं ना कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक जाते हैं, तो स्टेट बैंक का भी बैंक होता है। कौन होता है इसका बैंक, आरबीआई होता है। ठीक है, तो बैंकों का बैंक कहते हैं। समाज शोधन गृह का कार्य करता है, साख नियंत्रण करता है। ठीक है, सरकार का बैंक है, सरकार का बैंक भी आपका एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता है, यानी कि सरकार को क्या करता है, लोन भी देता है भैया, उसका सलाह भी देता है। ठीक है, एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता, यानी कि सबसे लास्ट में ऋण कौन देता है, आपका अंतिम ऋणदाता क्या करता है, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक किससे पैसा आता है, तो आरबीआई से ला करके पैसा हम लोग को देते हैं, तो अंतिम ऋणदाता आपका आरबीआई है, ये इसका कार्य हो गया। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, ये इसका कार्य हो गया। विकासात्मक कार्य भी आपका केंद्रीय बैंक का कार्य है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा लिख दीजिएगा, इतना आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकों में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए एक तरफ केंद्रीय बैंक लिख दिए, एक तरफ आपका व्यावसायिक बैंक लिख दिए। ठीक है, देखिए यह क्या है, देश का शीर्ष बैंक, यानी कि देश का सबसे बड़ा बैंक और सबसे ऊपर हाई में कौन सा बैंक है, तो केंद्रीय बैंक है। व्यापारिक बैंक क्या होता है, तो व्यापारिक बैंक आपका केंद्रीय बैंक के अधीन कार्य करता है, यानी कि केंद्रीय बैंक से नीचे होता है आपका व्यापारिक बैंक और सबसे ऊपर केंद्रीय बैंक। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए क्या है कि केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, व्यापारिक बैंक आपका केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित मौद्रिक नीतियों का अनुपालन करता है, यानी कि मौद्रिक नीति यानी कि ये नियम बनाता है, और व्यापारिक बैंक क्या करता है, आपका नियम का पालन करता है। अगला देखिए क्या है कि देश में नोट निर्गमन का एक अधिकार सिर्फ केंद्रीय बैंक के पास है, यानी कि नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, केंद्रीय बैंक के पास। साथ ही साथ ये क्या करता है व्यापारिक बैंक, तो जो नोट जारी किया जाता है उसको आपका प्रचलन यानी कि प्रवाह में लाता है, यानी कि बाजार में राउंड करवाता है। देखिए पहले नोट आपका आरबीआई छापता है, ठीक है, और ये आरबीआई नोट छापने के बाद क्या होता है, ये भेज देता है व्यापारिक बैंकों के पास, जैसे एसबीआई हो गया, बीओआई हो गया, केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये झारखंड ग्रामीण हो गया, इसके पास भेज देता है नोट, और यही नोट फिर हम लोग के पास होता है और बाजार में चलता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है कि केंद्रीय बैंक में जिन सामान्य खाता नहीं खोला जा सकता है, केंद्रीय बैंक से वह ऋण नहीं ले सकता है, यानी कि केंद्रीय बैंक में जो हम लोग यानी कि जो आम जनता है उसका खाता नहीं खोला जा सकता है, जबकि जो आपका व्यापारिक बैंक है बच्चों, व्यापारिक बैंकों में हम लोग का खाता खोला जा सकता है। ठीक है, यही इसका अंतर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा, और ये सारा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका वीकली टेस्ट का क्वेश्चन तो अपलोड किया ही जा रहा है, साथ ही साथ आपका फाइनल जो क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम है इसका भी क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है। देखिए हिस्ट्री का, जियोग्राफी का आपका अपलोड कर दिया गया। ठीक है, तो सारा कुछ का अपलोड कर दिया जाएगा, धीरे धीरे आपको फुल तैयारी करवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसी का कोर्स, किसी का पैकेज आपको खरीदना नहीं है, बस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और इसका PDF चाहते तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जवाहर झारखंड।